So now let's start how to install OpenShift on bare metal. OpenShift इंस्टॉलेशंस के मार्केट में कई तरीके होते हैं। रेड हैट इसके काफ़ी सॉल्यूशंस आपको देता है सेटअप बनाने के। ठीक है। जिसमें अगर मैं कुछ मेथड आपके सामने लिखूँ अभी यहाँ OpenShift को डालने के मार्केट में, IPI, UPI, ये कुछ दो टर्म्स जनरली यूज करते हैं इंडस्ट्री में हम लोग। IPI का मतलब होता है इंस्टॉलर प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलर प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। और UPI का मतलब होता है यूजर प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। IPI का मतलब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आप दोबारा से। मैं जब ओपन शिफ्ट का आपको आर्किटेक्चर लास्ट क्लास में ब्रीफ कर रहा था कि एक मास्टर नोड होता है, उसके बाद जो मशीन्स होते हैं उनको वर्कर नोड बोलते हैं। राइट। रेड हैट अपना एक लिनक्स देता है अलग से आजकल, जिसको बोलते हैं RSCOS। कि सभी मशीन में जिनको ओपन शिफ्ट का वर्कर नोड मानते हो, जिसको ओपन शिफ्ट का मास्टर नोड मानते हो आप लोग, उन सभी मशीन में मेरा खुद का कॉपीराइट लिनक्स है एक अपना, जिसको बोलते हैं RSCOS, रेड हैट इंटरप्राइज कोर OS। कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए ही इसको टोटली डिजाइन किया गया रेड ने। राइट। तो सभी मशीन में RSCOS नाम का OS होना चाहिए। ओके। फिर मैंने बोला कि मास्टर नोड पर कुछ सर्विस होती हैं, API, शेड्यूलर, कंट्रोलर, CTCD। वर्कर नोड पर कुछ सर्विस होती हैं, क्रायो, क्यूबलेट, प्रॉक्सी। उसके अलावा फिर मैंने बोला कि रेड हैट अपने सॉल्यूशन में कुछ एड ऑन भी सर्विस आपको देता है। इंटरप्राइज सॉल्यूशन उसको पता है कि आगे चल के यूजर को ये कुछ सर्विस की नीड पड़ेगी। जैसे कंटेनर्स को IP चाहिए, तो नेटवर्क सॉल्यूशन देना पड़ता है। नेटवर्क सॉल्यूशन वी नीड टू इंटीग्रेट मैन्युअली। कंटेनर्स की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तो मॉनिटरिंग स्टैक चाहिए हमको, प्रोमेथियस, ग्राफाना। राइट। फिर आगे चल के मुझे कंटेनर्स के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आई रिक्वायर्ड लाइक सम बैलेंसर्स इंटीग्रेशंस। तो रेड हैट कहता है कि मेरे इंस्टॉलेशंस में जो मिनिमल सर्विसेज हैं, जो क्यूबरनेटी ऑफर करता है, वो तो मैं आपको देता ही हूँ, प्लस कुछ एड ऑन सर्विस मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये सब सर्विस की आपको बाद में नीड पड़ेगी। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम वो सब मैं इंटीग्रेट करके आपको बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ। तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है, केस वन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द IPI। केस वन। सर मेरी कंपनी का डेटा सेंटर अपना है नहीं पर्सनल, या मेरे पास डेटा सेंटर तो है बट सभी मशीन वर्चुअलाइज्ड हैं। हम फिजिकल सर्वर में कभी ओपन शिप इंस्टॉल नहीं करते सर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन स्टैक का है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बी सेंटर का है, ESXi का है, KVM का है। राइट। या मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का है सब वर्चुअलाइज्ड। फिजिकल सर्वर नहीं है मेरे पास। तो मुझे VM डिप्लॉय करना पड़ता है पहले तो सर। 3 नोड बनाओ, 50 वर्कर नोड हैं, सब में कोर OS डालो, फिर मास्टर नोड पर सर्विस को स्टार्ट करो, फिर वर्कर नोड की सर्विस को स्टार्ट करो, वर्कर नोड को मास्टर नोड में ज्वाइन कराओ। ठीक है। तो इस चीज को मैं ऑटोमेट नहीं कर सकता। तो रेड ने क्या कर रखा है, इंस्टॉलर प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी तुमको एडमिन इनपुट नहीं चाहिए। ओपन शिफ्ट की सर्विसेज को डालने से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशंस, उनको पिंग पोंग करना, उनको नेटवर्क देना, DNS में रिजॉल्व करना, बोला कुछ भी आपको नीड नहीं है। आई हैव सम स्क्रिप्ट, सो दे एंड टू एंड हैंडल इन बैकएंड। आप मुझे बता दो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको VM मास्टर नोड और वर्कर नोड डिप्लॉय करना है। आप मुझे इतना बता दो कि वेयर यू वांट डिप्लॉय क्लस्टर, मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सर्विसेज के डिप्लॉयमेंट सब कुछ एंड टू एंड करके आपको दे दूंगा। राइट। UPI का मतलब होता है कि नहीं सर, मेरी कंपनी में एक बंदा है पहले, वो वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर है, उससे क्लाउड की नॉलेज है। तो पहले वो क्लाउड कंप्यूटिंग में जाएगा, वर्चुअलाइजेशन में जाएगा, पहले वो VM डिप्लॉय करेगा। कितने नोड का आपको क्लस्टर चाहिए, सभी नोड में IP डालेगा, RSCOS नाम का जो OS होता है उसको इंस्टॉल करेगा,
सबको पिंग पोंग कराएगा, डीएनएस से रिजॉल्व कराएगा सबको, वो सब काम करके पहले वो रेडी रखेगा। देन वो इंस्टॉलेशन को आगे ट्रिगर करेगा, एपीआई ईटीसीडी सर्विसेज को। तो यूजर पहले प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर करके बैठा हुआ है, देन इंस्टॉलेशन ही वांट टू प्रोसीड, उसको बोलते हैं यूपीआई। कि इंस्टॉलेशन सर मैं एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ओपन शिफ्ट, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं चाहता, एंड टू एंड आई वांट ऑटोमेशन, सो दैट इज कॉल्ड आईपीआई। बट सर आज हम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं इंस्टॉलेशन? टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म यूपीआई। क्यों? फिजिकल सर्वर्स के ऊपर आईपीआई प्रैक्टिस नॉट पॉसिबल। फिजिकल सर्वर्स के अंदर आईपीआई प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि यार एक बॉक्स ब्लैंक बॉक्स है हमारा, उस बॉक्स में जब तक आर एस सी ओ एस में इंस्टॉल नहीं करूंगा मैनुअली, उसको आईपी नहीं दूंगा डीएचसीपी से या नेटवर्क मैनुअली, उसको डीएनएस से रिजॉल्व नहीं कराऊंगा मैनुअली, तो वो सिस्टम नेटवर्क में आए बिना इंस्टॉलेशन प्रोसीड कैसे कर सकता हूँ मैं हम लोग? मैं इंस्टॉलेशन प्रोसीड नहीं कर सकता ना। तो फिजिकल सर्वर्स के ऊपर ओपन शिफ्ट का इंस्टॉलेशन में सिर्फ यूपीआई मेथड ही अवेलेबल है, नॉट आईपीआई। ठीक है दोस्तों, चलो। सो टुडे वी आर परफॉर्म हियर यूपीआई इंस्टॉलेशंस, जहां मेरा इनपुट रहेगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, मशीन को पिंग पोंग करना, डीएनएस में रिजॉल्व करना, सब कुछ काम एंड टू एंड करके दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। चलो। अब दोस्त एक भाई ने पूछा था कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है इसका। ठीक है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स एज पर दी रेड हैट रिकमेंडेड तो ज्यादा है, लेकिन अभी कम से कम जिनको प्रैक्टिस करना है, पर्सनल सेटअप रेडी करना लैपटॉप में, तो उनके लैपटॉप में 64 GB रैम और एटलीस्ट 12 CPU, ये हार्डवेयर इनफ आपके लैपटॉप में होना चाहिए। इस हार्डवेयर के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 मास्टर नोड, और अलग से मास्टर नोड में वर्कर नोड ऐड ना करके, जो मेरा मास्टर नोड है ना, इसी को मैं वर्कर नोड की तरह एक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा मान लो कि एक क्लस्टर में 3 मास्टर 3 वर्कर हो गए मेरे पास अब। अलग से मैनेज वर्कर नोड मुझे ऐड करने की नीड नहीं है। जो मेरा मैनेजमेंट नोड है, जैसे ओपन सी मास्टर नोड बोलते हैं हम लोग, उसी नोड को एज अ वर्कर नोड भी हम एक्ट कर सकते हैं। जिनके पास इनफ रिसोर्स है वो बाद में वर्कर नोड ऐड कर सकते हैं। बट अभी 64 GB रैम, 12 GB तुम्हारे पास कम से कम है, तो 3 मास्टर नोड बना के बड़े आराम से पूरा कोर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलो। अब उसके बाद एक चॉइस और होती है एसएनओ, कि यार मैं एक ही मास्टर नोड से प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्या? मैं इतना मास्टर नोड का मुझे नीड ही क्या है? मुझे प्रोडक्शन की बात ही नहीं है सर, लर्निंग स्टेज से बात हो रही है अभी तो लर्निंग स्टेज में 3 नोड की नीड क्या है मुझे? एक ही नोड से प्रैक्टिस में कर सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं एसएनओ, जिसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में भेजी है आप लोगों को। सिंगल नोड ओपन शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको? सिंगल नोड ओपन शिफ्ट। ये सिर्फ लर्निंग स्टेज से काम में आता है। आज मैं जो बात परफॉर्म करने जा रहा हूँ ना, ये प्रोडक्शन रेडी इंस्टॉलेशन है दोस्तों। प्रोडक्शन में इंस्टॉलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं करके आज प्रॉपर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। अब इंस्टॉलेशन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास फिजिकल सर्वर तो भी है नहीं, मेरे पास एक ही बॉक्स है। तो इस बॉक्स में मैं क्या करूंगा? थ्रू वर्चुअलाइजेशन, VMware वर्क स्टेशन, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये सब डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन आते हैं। इस तरह आपके सिस्टम विंडो इंस्टॉल्ड है पहले से, अब इसमें ओसीपी कैसे करोगे आप इंस्टॉल्ड? सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम गोइंग टू क्रिएट रॉ वर्चुअल मशीन, ब्लैंक वर्चुअल मशीन्स बिल्डअप करूंगा। उन वर्चुअल मशीन्स को तुम ऐसा मानोगे कि दे आर फिजिकल सर्वर्स। कंपनी में मेरे फिजिकल सर्वर्स हैं, अब मुझे इन फिजिकल सर्वर्स के अंदर ओसीपी इंस्टॉल करना है। राइट, ठीक है। ओसीपी इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये गूगल पे काफी लोगों ने इसको फॉलो किया हुआ है। OpenShift 4 वेयर मेटल यूजर प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई मेथड से डॉक्यूमेंट बनाया गया है। इस इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंगली तो ये डॉक्यूमेंट जिस भी भाई ने डिजाइन किया है गूगल के ऊपर, उसने क्या बताया है
कि प्रोडक्शन में कम से कम दोस्तों आपको, ये मान रहा है कि मैंने जो एग्जांपल दिया है वो 3 मास्टर नोड 2 वर्कर नोड का है, ऐसा मान रहा है। बट वर्कर नोड अभी हम चाहें तो अभी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ 3 मास्टर नोड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। बता रहा है कि CP1 मास्टर नोड 1 है, CP2 मास्टर नोड 2 है, CP3 मास्टर नोड 3 है। अकॉर्डिंगली 4 CPU 8 GB रैम। ये मेमोरी थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस पहले किया हुआ है, 8 GB कम पड़ेगा। कम से कम 16 GB रैम ना हो हर VM के अंदर, तो कम से कम 12 12 GB रैम तो आपको देना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सिस्टम स्लो परफॉर्म करेगा। 16 GB रैम दोगे तो इनफ है, अच्छे से आपका VM चलेगा। ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि कंट्रोल प्लेन सर्विस को डेवलप करने से पहले जो आपके मास्टर नोड है ना, जो आपके वर्कर नोड है, इन नोड्स में सर्विसेज को चलाने वाला, सर्विस को पुश करने वाला एक नोड बनता है अलग से, जिसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप नोड। ये नाम इसका बूटस्ट्रैप है। इसका काम क्या है, ज्यादा कुछ क्लियरिटी स्क्रीन पर रेड नहीं दिया है, इतना बता दिया है कि कंट्रोल प्लेन सर्वर्स के अंदर ETCD API शेड्यूलर्स, इन सर्विसेज को डिप्लॉय कौन कर रहा है इनके अंदर। तो जब मैं इंस्टॉलेशन को ट्रिगर करता हूं ना, तो सबसे पहले मेरा बूटस्ट्रैप नोड बनता है। बूटस्ट्रैप नोड करता क्या बैकएंड में, इट क्रिएट टेम्पररी OCP क्लस्टर विद मिनिमम फीचर। फिर ये बूटस्ट्रैप नोड क्या करेगा, इन तीनों नोड को क्लस्टर में ज्वाइन कराएगा, तीनों के अंदर ETCD क्लस्टर बनाएगा, API शेड्यूलर, और फिर जो बाकी रेस्ट सर्विस होती हैं इसकी, प्रोमेथियस और राउटर डॉकर रजिस्ट्री, राइट, वो सब सर्विस को पुश करना स्टार्ट कर देता है। एक बार मेरे कंट्रोल प्लेन सर्वर्स रेडी हो जाते हैं, बाद में बूटस्ट्रैप नोड का कोई काम नहीं है, इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर सिर्फ इंस्टॉलेशंस को प्रोसीड करने के लिए बूटस्ट्रैप नोड की नीड पड़ती है, बाद में इस नोड का कोई काम पिक्चर में नहीं आता है। तो अब एज पर द डायग्राम आई विल कॉन्फ़िगर योर फोर सिस्टम। एक मेरा बूटस्ट्रैप नोड होगा, ये भी RHCOS का होगा। सभी मशीन में बूटस्ट्रैप से लेके CP1 CP2 CP3, वर्कर नोड में बाद में ऐड करूंगा, अभी नीड नहीं है इसकी मुझे। अभी टोटल एटलीस्ट वी शुड हैव 4 मशीन, 1 फॉर CoreOS, सॉरी बूटस्ट्रैप, और 3 फॉर ओपन सिम मास्टर। तो टोटल 4 मशीन हो गए मेरे पास, जिसमें से एक मशीन का रिसोर्स बाद में फ्री हो जाएगा। इस BM को हम डिलीट कर देंगे तो इसका जो रिसोर्स है वो बाद में सिस्टम को वापस मिल जाएगा। ठीक है। अब अलग से मुझे एक मशीन और चाहिए जिसको बोलते हैं सर्विस नोड। ये सर्विस नोड क्या करेगा, ये UPI इंस्टॉलेशन है। सर इस मशीन्स को IP कौन देगा, इन मशीन्स को DNS में रिजॉल्व कौन, इन सिस्टम को नाम से पिंग कौन करेगा, सर तीनों मशीन के ऊपर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा। जब 3 मास्टर नोड हो गए, तो मेरा जो वर्कर नोड है, जो मेरा क्लाइंट है, वो किस API से बात करेगा, आई हैव 3 API। तो कल मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ऊपर एक बैलेंसर होगा, बैलेंसर तुम्हारे तीनों API को मैनेज करेगा अंडर, अपने नीचे। तो एड ऑन हमको कुछ सर्विस चाहिए ओपन सिप के इंस्टॉलेशन को प्रोसीड करने के लिए। हमको कम से कम एक चाहिए DNS सर्वर, जो सभी सिस्टम को नाम से पिंग करेगा। एक हमको चाहिए HA प्रॉक्सी। HA प्रॉक्सी के बारे में ज्यादा मैं अभी नहीं बोलूंगा। दिस इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर। क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर। हमको चाहिए DHCP। DHCP हमें क्यों चाहिए सर, क्योंकि इन मशीन्स को IP कौन देगा, DHCP देगा। हमको चाहिए DNS, जो सभी सिस्टम को नाम से पिंग कराएगा। इसमें अभी हमको NFS की नीड नहीं है, NFS सर्विस की नीड बाद में पड़ती है, अभी नीड नहीं है इसकी हमको। ठीक है। अब इसमें एक सर्विस और है एक्स्ट्रा, नेट सर्विस। ये नेट सर्विस का मीनिंग क्या है, ये जो मेरा सर्विस नोड है ना, ये सर्विस नोड क्या करेगा मेरे लिए, इन सभी मशीन को DHCP से IP देगा,
और इन सभी मशीन को इंटरनेट भी प्रोवाइड करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मशीन के ऊपर नेट सर्विस को कॉन्फ़िगर करूंगा कि यार इस सिस्टम के ऊपर ये मशीन्स को जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इन मशीन्स को अगर इस नेटवर्क से बाहर जाना है तो बाया नेटिंग ये सभी मशीन्स मेरे सर्विस नोड से बाहर निकल सकते हैं टू गेट द इंटरनेट। अगर मैं नेटिंग नहीं करूंगा ना इनेबल, तो ये मेरे CP1 CP2 CP3 ये मेरे प्राइवेट नेटवर्क में ही रहेंगे बस। दे कैन नॉट डाउनलोड एनी इमेज फ्रॉम डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर हब। राइट ना? एक सेकंड देना मुझे। तो एक नेट सर्विस को आई नीड टू इनेबल ऑन सर्विस नोड, जो मेरे लिए इंट्रानेट को इंटरनेट से हाइड करेगा और मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देगा एक्चुअल में। मेरे एक्चुअल आईपी को हाइड कर लेगा और अपने आईपी से मुझे इंटरनेट दे देगा। राइट। एक वेब सर्विस की नीड है। मुझे वेब सर्विस क्यों चाहिए? क्योंकि सभी मशीन में मैं कोर ओएस मैन्युअली इंस्टॉल ना करके डाउनलोडिंग कराऊंगा HTTP से। ये चारों मशीन जैसी नेटवर्क में आएंगी ना मेरे, बूटस्ट्रैप, CP1 CP2, so they will be download core OS from the service node। वरना मुझे सभी नोड में लॉगिन करना पड़ेगा मैन्युअली, कोर ओएस डालना, वो काम मेरा बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इस सर्विस नोड पर HTTP नाम की सर्विस के थ्रू अपने कोर ओएस की इमेज को शेयर कर दूंगा और सभी मशीन में जाके मैं इस कोर ओएस की इमेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दूंगा बस। ठीक है। अब एक पॉइंट आता माइंड में कि जो आपका सर्विस नोड है यार, ये इसमें मशीन कौन सा है? ये लिनक्स है, विंडोज है, क्या है? सो दिस इज दी लिनक्स सर्वर। ये सर्विस नोड तो इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है वैसे। ये डिवाइस हो सकती है, एक फायरवॉल हो सकता है कंपनी का, जो हमको DHCP दे दे, हमको डीएनएस का रोल दे दे बना के। बट मेरे पास अभी कोई डिवाइस तो है नहीं है सेपरेटली। मैं किसी RHEL की मशीन को, रेड हैट लिनक्स की मशीन को ही सर्विस नोड की तरह एक्ट करने जा रहा हूँ। और इस सर्विस नोड में मैं क्या करूँ सबसे पहले, इस सर्विस नोड के अंदर मैं दो इंटरफेस ऐड करूंगा। एक इंटरनेट के लिए और एक मेरे प्राइवेट सर्वर से बात करने के लिए। DHCP चलाऊंगा प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर और इंटरनेट चलाऊंगा मैं इंटरफेस 1 के ऊपर, जो मुझे वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों। चलो, तो सबसे पहले नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर सर्विस नोड। मैं एक सर्विस नोड इंस्टॉल करने जा रहा हूं जिसमें RHEL 8, रेड हैट 8 की ISO को यूज करूंगा। सो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। यहां से मैंने क्या किया, पहले सर्विस नोड इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। इसको नाम दिया मैंने OCP सर्विस नोड। सर्विस नोड को ज़्यादा रैम नहीं चाहिए। आप 2 GB रैम दे दो, उसको इनफ है। 1 CPU 2 GB रैम में काम हो जाएगा, बट मेरे पास रिसोर्स अभी ज़्यादा है, तो मैं इसको दे रहा हूँ 2 CPU। मेरे सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग इतना हैवी सिस्टम तो आपको नीड नहीं चाहिए वैसे, आई थिंक। ज़्यादा इनफ भी रिसोर्स नहीं है इसके अंदर। इसमें 16 CPU टोटल, 16 कोर हैं इसके अंदर। राइट। और 64 GB रैम है बस। i7 13 जनरेशन है ये। ठीक है दोस्तों। तो फाइनली इसको मैंने 2 GB रैम दे दिया। मेमोरी इनफ है वैसे, 4 GB रैम दे सकता हूँ। अभी अडेप्टर, अभी आप क्या करना, ये दोनों अडेप्टर को ब्रिज में रखना आप लोग। इसको मैंने हार्ड डिस्क दिया 50 GB। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और जल्दी से मैं एक काम कर देता हूँ। मेरे पास RHEL 8.10 की ISO पड़ी है पहले से, RHEL 8.10 ऑलरेडी आई हैव डाउनलोडेड 8.10 ISO। तुम लोग के पास नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोडिंग कर लेना अब इसकी ISO। ठीक है। इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज अभी समझना पड़ेगा आपको।
ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है ये, बट फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को। लिनक्स इंस्टॉलेशन आपको होपफुली आता होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर दे रहा हूँ। बिगिन इंस्टॉलेशंस। इंस्टॉलेशंस मीनवाइल चल रहा है। बाकी रेस्ट वर्चुअल मशीन बिल्डअप कर लेते हैं जल्दी से। सो क्रिएट वर्चुअल मशीन अगेन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको नाम दिया मैंने ओसीपी बूटस्ट्रैप नोड। ये मेरा बूटस्ट्रैप नोड हो गया ओसीपी का। ठीक है। 4 प्रोसेसर इसको दे रहा हूँ। 16 GB रैम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और ब्रिज में रखना है मुझे इसको। सभी अडेप्टर को आपको ब्रिज में रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और इसको मैंने 100 GB डिस्क दे दिया। ये मेरा बूटस्ट्रैप नोड अभी ब्लैंक मशीन मैंने परचेस कर लिया, ऐसा मानो। इसमें मैं कोर ओएस डालूंगा, देखना। फिर कोर ओएस के थ्रू मैं इसको बूट कराऊंगा। ऐसे ही मैंने जल्दी से क्या किया, क्रिएट न्यू वीएम। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। राइट, इसको नाम दिया मैंने ओसीपी मास्टर वन। ओसीपी मास्टर वन। ठीक है। अगेन 4 CPU। राइट। 16 GB रैम। ब्रिज। नेक्स्ट नेक्स्ट। 100 GB डिस्क। नेक्स्ट। अगर मैंने जल्दी से क्या किया, सेम स्टेप परफॉर्म किया। ओसीपी मास्टर टू। 4 CPU। ब्रिज। नेक्स्ट। 100 GB डिस्क। नेक्स्ट फिनिश। ओसीपी मास्टर टू, सॉरी 3। अगेन 4 CPU। 16 GB रैम। ब्रिज। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, वर्कर नोड की बात बाद में करेंगे। अभी मेरे 3 मास्टर नोड रेडी हो गए, ऐसा मानो आप लोग। ये बूटस्ट्रैप नोड मेरे अभी इंस्टॉलेशन काम में आएगा, बाद में इसको मैं डिलीट कर दूंगा। सिर्फ 3 नोड से मेरा काम होगा। 3 नोड का बैलेंसर ये होगा। तीनों नोड का डीएनएस यहाँ बनाऊंगा, तीनों नोड का डीएचसीपी यहाँ बनाऊंगा, तीनों नोड का एचटीटीपी सर्वर डाउनलोडिंग के लिए। तीनों नोड पर इंटरनेट चाहिए तो ये देगा। यानी ये तीनों नोड का सर्विस नोड है एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों। चलो, उसके बाद जब तक ये डाउनलोडिंग चल रही है, ये सॉरी इंस्टॉलेशन चल रहा है, आपको कुछ इमेजेस इंटरनेट से लेके आनी पड़ेंगी। कोर ओएस की इमेज वगैरह आपको इंटरनेट से लेके आनी पड़ेंगी, जैसे। तो एज पर दी रेड हैट, ये एक यूआरएल है। console.reddit.com। ओके। इंटरनेट से आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक आपको RHCOS, कोर ओएस की जो इमेज होती है ना, वो आपको डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी।
दोनों फॉर्मेट में, एक आईएसओ फॉर्मेट में, एक टार फॉर्मेट में। ठीक है। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोर ओएस का ओएस फ्री है। राइट। और एक आपको लेके आना पड़ेगा टोकन। रेड हैट जितने भी इंस्टॉलेशन आज देता है आप लोग को ओसीपी वगैरह के, आपको अपना क्लस्टर रेड हैट के नेटवर्क से रजिस्टर करना पड़ता है दोस्तों। रेड हैट का जो ट्रायल है ना वो 60 डेज का है। कोई भी क्लस्टर अभी आजकल 60 डेज का आपको ट्रायल देता है रेड हैट। ठीक है। तो मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड से redhat.com से अपना जो मेरा क्लस्टर बना रहा हूँ मैं अभी, उस क्लस्टर को आई विल रजिस्टर्ड। तो उसमें एक टोकन होता है, वो टोकन मुझे ना ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन यूज करना पड़ता है। ओके। तो ये सब कुछ मुझे कहाँ से मिलेगा सर? ये मुझे सब यहीं से मिलने वाला है। तो यहाँ चलो, यहाँ अपना जो भी आपका लॉगिन अपना होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, दैट यू नीड टू पुट हियर। एक सेकंड में स्क्रीन हाइड करके और अपना करेक्ट पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। सर्विसेज में जाना है, उसके बाद रेडिट ओपन सीट पर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन डैशबोर्ड एंड क्रिएट क्लस्टर। क्लस्टर के काफ़ी टाइप्स में अवेलेबल हैं कि क्लाउड में यू वांट टू इंस्टॉल, लोकल मशीन है क्या है, डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में भी आपके सर्वर्स का टाइप कौन सा है, तो वेयर मेटल है हमारा अभी। फुल कंट्रोल वाला हमको ओसीपी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक मिलेगा पुल सीक्रेट। ये पुल सीक्रेट मेरे क्लस्टर को ओसीपी के नेटवर्क से, सॉरी, रेड हैट के नेटवर्क से एसोसिएट करेगा। ये पुल सीक्रेट मुझे आगे यूज करना पड़ता है, देखना जब मैं इंस्टॉलेशन की मैनिफेस्ट बनाऊंगा, इंस्टॉलेशन प्रोसीड करूंगा ना, तो उस मैनिफेस्ट में ये टोकन मुझे यूज करना पड़ेगा। वो मैनिफेस्ट कहाँ बनाते हैं दिखाऊंगा मैं करके आगे आपको अभी। ठीक है। और उस ओपन शिफ्ट के इंस्टॉलेशन को प्रोसीड करने के लिए देर इज वन फाइल दैट इज कॉल्ड ओपन शिफ्ट इंस्टॉलर फाइल। ये फाइल आपको यहाँ से मिलेगी। तो ओपन शिफ्ट का जो वर्जन मैं अभी कर रहा हूँ सेटअप, आई एम इंस्टॉलिंग हियर ओपन शिफ्ट 4.16 वर्जन। आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, 4.16 वर्जन पे हो रही है एक्चुअल में। सो वी आर डिप्लॉइंग हियर 4.16 वर्जन। तो ये जो बाइनरी है, इंस्टॉलेशन वाली बाइनरी ओपन शिफ्ट की, वो लेटेस्ट वर्जन की आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी अगर आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ से करना कि आपको कॉपी लिंक करना है। उससे पहले एक आईएसओ चाहिए आप लोग को, कोर की इमेज, RHCOS। तो मैंने टाइम को बचाने के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो कोर ओएस की आईएसओ डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी RHCOS का जो इमेज है ना वो पहले से पड़ा हुआ सिस्टम में। ऑलरेडी आई हैव डाउनलोडेड 4.16 वर्जन। ठीक है दोस्तों। तो मुझे इसकी नीड नहीं है अभी, मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तुम लोगों को करना पड़ेगा डाउनलोड। और दूसरी चीज़, ओपन शिफ्ट का इंस्टॉलेशन की जो यूटिलिटी होती है वो भी तुमको लेके आनी पड़ेगी यहाँ से। उसका लेटेस्ट वर्जन आप लेके नहीं आना, कोई पुराना वर्जन ओपन शिफ्ट का 4.16 के अराउंड। ये सभी वर्जन की बाइनरीज है यहाँ पे। तो मैं 4.16 वर्जन को यहाँ से अभी यूज करूंगा। चलो, ये फाइल कब कब चाहिए अभी मैं इसको यूज करूंगा। पहले एक बार देख लेते हैं सर्विस नोड मेरा रेडी हुआ कि नहीं हुआ पहले। ठीक है। सर्विस नोड मेरा इंस्टॉल हो गया। मुझे सिस्टम को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। सिस्टम को मैं रिबूट कर दिया।
और एक काम करना पड़ेगा आपको अब, इस बीएम को शट डाउन करके इसके ऊपर एक इंटरफेस कार्ड में और ऐड कर रहा हूँ, जो मेरे प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्टिविटी देगा। ये मेरा जो प्राइमरी पहला इंटरफेस है ना, ये डीएससीपी के लिए है, इंटरनेट के लिए, सॉरी। ये पहला इंटरफेस मेरे इंटरनेट के लिए है। और दूसरा इंटरफेस में जिसमें ऐड कर रहा हूँ, वो मैं डीएससीपी के लिए, जो मेरे मास्टर नोड को आईपी देगा। तो दो इंटरफेस, दोनों को नेट में रखना आप लोग। दोनों इंटरफेस को नेट कर लिया मैंने, और सर्विस नोड को पावर ऑन कर दिया। ठीक है। सर्विस नोड जब तक स्टार्ट हो रहा है, एक गलती नहीं करना। जितने भी आपके मास्टर नोड हैं, आगे चल के दे विल बी एक्ट एज अ फिजिकल सर्वर्स, दे विल बी एक्ट एज अ हाइपरवाइजर, यू विल डिप्लॉय वर्चुअल मशीन। तो तीनों मशीन के बायोस में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी शुड बी इनेबल। राइट। तो यहां से क्या करना है आप लोग को, बायोस में वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना नहीं भूलना है आपको। तो प्रोसेसर में जाके आपको बीटी टेक्नोलॉजी यू हैव टू इनेबल। मैंने तीनों बॉक्स के अंदर, मेरी कंपनी फिजिकल सर्वर्स हैं, उनके बॉक्स में हार्डवेयर में गया, बायोस में गया आई मीन, और मैंने तीनों की बीटी टेक्नोलॉजी को इनेबल कर दिया। जिनको ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो सिर्फ कंटेनर टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको ये काम करने की नीड नहीं है फिर। हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का है, तो हमको कंटेनर प्लस बीएम्स दोनों की प्रैक्टिस करना है। दैट्स वाई हमको बीटी इनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से वर्चुअलाइजेशन को ऑन कर दिया। ठीक है। सर्विस नोड मेरा रेडी हो गया। अब जल्दी से सर्विस नोड पर लॉगिन करते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी से डीएससीपी, एच टी टी पी, एच ए प्रॉक्सी, नेट सर्विस, ये सर्विस को हम लोग सेटअप कर देते हैं। ठीक है। मैं डायरेक्टली सिस्टम में लॉगिन ना करके इसका कमांड लाइन एक्सेस कर लेता हूँ पुटी से। ये सिस्टम का इंटरनेट का आईपी है, जो मेरे मॉडेम से आ गया अपने आप। ठीक है दोस्तों। अब वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बस फॉलो करते जाना है। मैं ज़्यादा सर्विस के बारे में ब्रीफ नहीं करूंगा कि डीएचसीपी क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, एच प्रॉक्सी कैसे काम करता है। नहीं, मेरे पास एक रेपोजिटरी है, पहले से इसमें फाइल पड़ी हुई है डीएचसीपी की, एच प्रॉक्सी की। सेम फाइल आपको यूज करना है। वो फाइल में क्या लिखा हुआ है वो आपकी खुद की नॉलेज है। यू हैव टू गो थ्रू कि एच प्रॉक्सी कैसे काम करता है, डीएचसीपी कैसे काम करता है। ठीक है। वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है। तो सबसे पहले बता रहा कि ओपन शिफ्ट की इंस्टॉलेशन फाइल उठा लो इंटरनेट से। तो ये फाइल कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ से मैंने क्या किया, 4.16 वर्जन का लेटेस्ट, 4.16 मेरे पास कोर ओएस की इमेज कौन सी है, 4.16.3 है। ओके। लेटेस्ट कोर ओएस भी मेरे पास है वैसे अवेलेबल, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से ये वाला 4.16.9, यहाँ से ओपन शिफ्ट इंस्टॉलेशन की जो बाइनरी है ना, वो मुझे चाहिए, ये वाली बाइनरी। कॉपी लिंक करना, और इस बाइनरी को यहाँ से सिस्टम में डाउनलोडिंग कर लेना आप लोग। ठीक है। इस बाइनरी की नीड बाद में पड़ेगी, जब मैं ओपन शिफ्ट इंस्टॉलेशन ट्रिगर करूंगा, देखना।
नाउ सिस्टम में बता रहा है गिट का पैकेज डालो एक, क्योंकि आगे चल के कुछ गिट रेपोजिटरी क्लोन करने की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि बैकएंड में एक रेपोजिटरी है वाली, इस रेपोजिटरी को यहाँ से क्लोन कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। इसे क्लोन करने के लिए मुझे गिट का पैकेज चाहिए। मेरे सिस्टम में गिट है नहीं, देखो अभी गिट कमांड नहीं है। और गिट कमांड से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, आई नीड टू कॉन्फ़िगर यम सर्वर। लिनक्स में कोई पैकेज डालना है अगर आपको तो यम चाहिए, ये बात सबको पहले से मालूम होगा। तो डायरेक्टली मैं यम सेटअप कर दे रहा हूँ जल्दी से। जिनको रेड हैट लिनक्स की नॉलेज नहीं है उनको ये टॉपिक बाउंस कर रहा होगा कि यम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आई एम गोइंग टू इंस्टॉल गिट पैकेज। और गिट पैकेज से मैं क्या करूँगा, गिट क्लोन, उस रेपोजिटरी को मैं यहाँ से क्लोन कर लूंगा। इस रेपो को क्लोन करने का पर्पज क्या है सर, इस रेपोजिटरी में ना कुछ सर्विस की सैंपल फाइल हैं, कॉन्फ़िग फाइल पड़ी हुई हैं, जो मुझे फाइल बिल्डअप करनी पड़ेंगी मैनुअली। उससे अच्छा क्या करूँ मैं, जल्दी जल्दी से फाइल यहाँ से कॉपी करते जाऊँगा और सर्विस मेरा काम करना स्टार्ट कर देगा। इस फोल्डर में देखो काफ़ी कुछ फाइल पड़ी हुई हैं, एच एपॉक्सी की फाइल, डीएससीपी की फाइल, डीएनएस की फाइल। ठीक है दोस्तों, दैट्स वाई मैंने रेपो कॉपी किया है यहाँ से। रेपो कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद अब क्या बोल रहा है कि पहले एक काम करो, जो तुम्हारा दूसरा इंटरफेस है ना, उस इंटरफेस को ये वाली आईपी दो पहले। ये आईपी कंपनी में अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, बट ये बता रहा है कि मेरा ओसीपी क्लस्टर का नेटवर्क मैं ही चाहता हूँ 192.168.22 का रेंज, 22 की रेंज का आईपी चाहता है सबके ऊपर, मास्टर वन, मास्टर टू, मास्टर थ्री के ऊपर। ठीक है। तो ये आईपी आपको देना किसके ऊपर है लेकिन सर, ये आईपी मुझे इस इंटरफेस पे देना है। मेरे पास दो इंटरफेस हैं देखो, 33 पे आईपी पहले से आ रखा है ऑलरेडी डीसीपी से, 37 पे आईपी नहीं है एक्चुअल में, जिसको मैं प्राइवेट इंट्रानेट के लिए यूज करने वाला हूँ। तो लिनक्स में आईपी देने के कई तरीके होते हैं, कमांड आपको याद नहीं है तो बहुत इजी तरीका ये है इसका, फिर एन एम टी वाई एडिट और इंटरफेस का नाम ENS37। अच्छा बता रहा है, ये कमांड तभी काम करता है जब पहले तुम्हारे सिस्टम में इस नाम की प्रोफाइल होनी चाहिए। मेरे पास इस नाम की प्रोफाइल है नहीं, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम ENS37 नाम की प्रोफाइल बना रहा हूँ इस इंटरफेस के लिए। और फिर इसको आईपी दे रहा हूँ, टाइप इसका ईथरनेट है, ऑटो कनेक्ट यस कर दो। और इसका IP4 कर दिया मैंने 192.168। अब ये कमांड चल जाएगा, ये वाला कमांड, इंटरफेस की प्रोफाइल बन गई। अब कमांड चल रहा है। अब बोला एक काम करो इसके अंदर, लेकिन इसमें डीएनएस ऐड कर दो, अपना लोकल सिस्टम वाला। इस इंटरफेस को डीएनएस चाहिए ना, तो इसी मशीन में आगे चल के हम डीएनएस रेडी करेंगे, देखना। तो इस मशीन के लिए डीएनएस कौन सा है पता है, अपना नोड ही डीएनएस नोड है एक्चुअल में। सर्विस नोड के लिए डीएनएस का मतलब अपना नोड ही है। सभी मशीन के लिए यही आईपी होगा एक्चुअल में, जो डीएनएस का काम करेगा। तो बता रहा है कि एक काम करो, आगे चल के वी विल कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर। डीएनएस का सब डोमेन मैंने ये माना हुआ है एज पर दी मैनिफेस्ट, जो सैंपल तुमने क्लोन किया इंटरनेट से, उसमें डीएनएस की जो कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, उन कॉन्फ़िग फाइल में नेटवर्क सब डोमेन हमने ये ले रखा है। तो तुम यहाँ पे जाके क्या करो, OCP.LAN कर दो। और इसमें नेटवर्क, ये इंटरफेस किसी के लिए डिफॉल्ट राउट नहीं है, इसको यहाँ से बंद कर दो।
बस। और नीचे आके इसको ओके कर दो। अब बता रहा है कि आपके सिस्टम में फायरवॉल नाम की सर्विस कॉन्फ़िगर है। रेड हैट लिनक्स में एक फायरवॉल सर्विस होती है, फायरवॉल डी। तो दोनों इंटरफेस को अपने फायरवॉल में ऐड कर दो, वरना आपका ट्रैफिक क्या नहीं हो पाएगा, इन आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है। बोला जो आपका प्राइवेट इंटरफेस है उसको इंटरनल जोन में रखो, और जो आपका पब्लिक इंटरफेस है उसको एक्सटर्नल जोन में ले जाओ। तो मेरे केस में इस कमांड में थोड़ा चेंज होगा। मेरा इंटरनेट वाला जो इंटरफेस है अलग है, और जो मेरा प्राइवेट इंटरफेस है वो ये है। इसको मैं यहाँ ले गया। और जो एक्सटर्नल इंटरफेस है मेरे पास वो अलग है। एक्सटर्नल इंटरफेस का नाम है मेरे केस में क्या, 33। बोला एक बार चेक कर लो कि दोनों इंटरफेस प्रॉपर एक्टिवेट हुए कि नहीं हुए अभी तक। नहीं, देखो, मेरा वाला जॉन एक्टिवेट नहीं है अभी। कोई पब्लिक जॉन बता रहा एक्टिवेट है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा पहले। फायरवॉल हाइपन सी एम डी, या एक बार फायरवॉल को मैं रीलोड करके देख लेता हूँ, माइट भी हो जाए। नहीं, अभी भी पब्लिक इंटरफेस ही आ रहा है इसमें, जबकि मेरा 37 यहाँ आना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, ये पब्लिक में नहीं आना चाहिए। एक काम करना पड़ेगा मुझे, फायरवॉल हाइपन सी एम डी हाइपन हाइपन सेट डिफॉल्ट जोन। एक कमांड होती है इंटरनल। और अब फायरवॉल को रीलोड करके एक बार। अब आगे दोस्त, ठीक है। इंटरनल में क्या आ गया है, 37 आ गया। और एक्सटर्नल में क्या आ गया है, 33 आ गया है। बोला ये आपके प्राइवेट में चला जाएगा, ये आपके पब्लिक के लिए रहेगा, इस पे नेट चलता रहेगा। और ये तुम्हारे प्राइवेट कम्युनिकेशन काम में आ जाएगा। बोला दोनों जोन में जाके मैस्कुलेटिंग ऑन कर दो। मैस्कुलेट का मतलब होता है नेटिंग। एक्सटर्नल का ट्रैफिक इंटरनल पे जा पाए, और इंटरनल का ट्रैफिक एक्सटर्नल पे जा पाए। पोर्ट आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल कर दो, ऐसा बोल रहा है। तो इस कमांड से मैंने आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल कर दिया, और फायरवॉल को रीस्टार्ट कर दिया। कुल मिला के सर ये सब स्टेप से हुआ क्या अभी तक, इस स्टेप से हमने नेटिंग ऑन किया है। नेट एड्रेस ट्रांसलेशन हमने सेटअप कर दिया कि इस मशीन में दो इंटरफेस हैं। दोनों इंटरफेस का पैकेट फॉरवर्ड हो सकता है आगे। कोई पैकेट पब्लिक पे आएगा तो प्राइवेट से बात कर सकता है, कोई ट्रैफिक प्राइवेट पे आए तो पब्लिक से बात कर सकता है। तो नेटिंग वी हैव कॉन्फ़िगर थ्रू फायरवॉल डी सर्विस इन आरएचसीएल। उसके बाद बता रहा है कि चेक कर लो आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ वन आना चाहिए, वन का मतलब है कि आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल हो गया। नाउ सेकंड सर्विस क्या है, डीएनएस। डीएनएस का पैकेज नेम सबको मालूम होगा, होपफुली यू नो लिनक्स। बाइंड नाम का पैकेज होता है। बता रहा डीएनएस की कॉन्फ़िग फाइल तुम बिल्डअप मत करो। पहले से जो रेपोजिटरी आपने क्लोन किया इंटरनेट से, उसमें डीएनएस पहले से कॉन्फ़िगर है फाइल के अंदर। तुम बस फाइल को कॉपी कर दो ईटीसी के अंदर नेम डॉट कॉम नाम से। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये फाइल कॉपी कर दी। इन फाइल में है क्या, इस आईपी के ऊपर एक डीएनएस रेडी हो रहा है दोस्तों। और डीएनएस की जो फॉरवर्ड जोन है और रिवर्स जोन फाइल है वो अलग से बिल्डअप हो गई है। किस पाथ में, ईटीसी के अंदर नेम के अंदर ये दो फाइल आ गई। ये फॉरवर्ड जोन है हमारा। इस फॉरवर्ड जोन में क्या हो रखा है, सीपी वन का नाम ये माना गया है। और आगे चल के मुझे सीपी वन को ये वाला आईपी देना पड़ेगा। डीएससीपी के अंदर मुझे सीपी वन के लिए ये वाली आईपी की बाइंडिंग करनी पड़ेगी। आगे चल के वर्कर नोड ऐड करूंगा तो ये आईपी यूज करूंगा, वरना तीनों मास्टर नोड का ये वाला आईपी यूज करूंगा मैं।
ठीक है। तो क्या बता रहा है कि डीएनएस को स्टार्ट कर दो, डीएनएस को फायरवॉल में ऐड कर लो पहले, ऐसे बोल रहा है। डीएनएस के पोर्ट नंबर को फायरवॉल में ऐड कर लो और डीएनएस सर्विस को स्टार्ट कर दो। डीएनएस प्रॉपर ऐसे एक्टिव आना चाहिए। चलो, उसके बाद बता रहा है कि डीएनएस रेडी हो गया, बट तुम्हारा जो पब्लिक इंटरफेस है ना, वो अभी भी पब्लिक डीएससीपी को, सॉरी पब्लिक डीएनएस को पॉइंट कर रहा है। तो पब्लिक इंटरफेस को मॉडिफाई करो, उसको बताओ कि तुम्हारा डीएनएस सर्वर यही है, लोकल हमारा मशीन जो है। तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा जल्दी से। एन एम टी वाई एडिट, और जो मेरा प्राइमरी इंटरफेस है 37 वाला, नहीं ये तो मेरा प्राइवेट था, सॉरी 33 वाला। इस इंटरफेस के ऊपर आके एक काम करना पड़ेगा मुझे, यहाँ आके डीएनएस सर्वर लोकल सिस्टम का ऐड करना पड़ेगा। OCP.LAN, और यहाँ लिखना इग्नोर ऑटोमेटिकली ऑप्टेन डीएनएस पैरामीटर। अपने आप आपको डीएनएस अपना इंटरनेट से उठाना नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है? इंटरनेट के डीएनएस को ऑप्टेन नहीं करना है डायनामिकली, जो मैं दे रहा हूँ आपको डीएनएस ये यूज करना है। ठीक है। ये लाइन यहाँ से आपको ऑन कर देना है, और इसको यहाँ से ओके कर देना है, और एक बार नेटवर्क मैनेजर सर्विस को रिस्टार्ट कर देना है। बोला वेरीफाई कर लो, एक बार देख लो कि तुम्हारे जो मास्टर नोड के आईपीज हैं, बूट स्ट्रैप के जो आईपीज हैं, वो रिजॉल्व हो रहे हैं प्रॉपर। तो डिग कमांड होती है लिनक्स में, आप चाहो वेरीफाई कर सकते हो, वरना स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ये स्टेप जरूरी नहीं है। देन नाउ वी रिक्वायर डीएससीपी सर्वर, जो मेरे मास्टर नोड को, बूट स्ट्रैप नोड को आईपी देगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डीएससी बिल्डअप कर दिया, डीएससीपी की कॉन्फ़िग फाइल मैंने कॉपी कर दी, उसी रेपोजिटरी में DHCP.conf फाइल पड़ी हुई है, उसको मैंने ETC DHCP के अंदर कॉपी कर दिया, क्योंकि DHCP नाम की सर्विस इसी पाथ में ऐसे DHCP को पढ़ता है। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन दोस्तों ये DHCP बूट स्ट्रैप को आईपी दे रहा है, बट बूट स्ट्रैप का जो मैक एड्रेस है ना अलग है, देखो। तो तुम्हारे बूट स्ट्रैप नोड को यही आईपी मिले, तो तुमको यहाँ से एक काम करना पड़ेगा, इन बूट स्ट्रैप नोड का मैक एड्रेस, इसका जो मैक एड्रेस है वो तुमको यहाँ से जनरेट करके, और ये मैक एड्रेस इस फाइल में कॉपी करना पड़ेगा। ऐसे ही CP1 का मैक एड्रेस, ये आईपी बार बार चेंज ना हो जाए इसलिए। ऐसे ही CP2 का मैक एड्रेस, और इसी तरह CP3 का मैक एड्रेस। दैट्स इट। बाकी वर्कर नोड नोड मेरे पास अभी है नहीं, तो उनका मैक बाइंड करने की नीड है नहीं। फाइल को सेव कर दो और DHCP को एक बार रिस्टार्ट कर दो। DHCP की सर्विस को एक बार, DHCP को फायरवॉल में ऐड कर दो पहले, और सर्विस को स्टार्ट कर दो। DHCP प्रॉपर इनेबल हो गया। अब उसके बाद चाहिए हमको वेब सर्विस, जो बूटस्ट्रैप नोड को, मास्टर नोड को इंस्टॉलेशन फाइल देगा एक्चुअल में। उन सभी नोड के अंदर इंस्टॉलेशन फाइल जो पुल करूंगा ना मैं, वो HTTP सर्वर से करूंगा, जिनको बोलते हैं इग्निशियन फाइल। एक नया टर्म है इग्निशियन, जो मेरे नोड को बूट करेगा, नोड के अंदर OCP सर्विस को पुश करके आएगा। तो ये HTTP के थ्रू होता है काम बैकएंड में। HTTP नाम की सर्विस आई नीड टू इंस्टॉल अगेन।
अब बता रहे HTTP का पोर्ट नंबर चेंज कर लो यार, क्योंकि इस मशीन में आगे चल के ना एक सर्विस आना है, एच ए प्रॉक्सी। एच ए प्रॉक्सी और HTTP दोनों का पोर्ट नंबर सेम होता है। तो एक सर्विस का पोर्ट नंबर यू हैव टू चेंज। तो इसने क्या किया है, अपाचे का पोर्ट नंबर चेंज कर लिया है, एच ए प्रॉक्सी का पोर्ट नंबर चेंज नहीं किया है। तो इस कमांड से मेरा HTTP 8080 पोर्ट पे आ गया है, 80 पोर्ट से 8080 पोर्ट पर चला गया, और मैंने यहाँ से अपाचे को फायरवॉल में ऐड कर दिया और अपाचे की सर्विस को स्टार्ट कर दिया। 8080 पोर्ट पे अपाचे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब बोल रहा है कि दोस्त एच ए प्रॉक्सी सेटअप करो। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर एच ए प्रॉक्सी, जो मेरे बैलेंसर्स की तरह एक्ट करेगा। एच ए प्रॉक्सी की कॉन्फ़िग फाइल बोला, आप लिखो मत, पहले से सैंपल पड़ा हुआ है, जो रेपो आपने इंटरनेट से क्लोन किया था, उसी रेपो फाइल में एक एच ए प्रॉक्सी डॉट सी एफ जी फाइल अवेलेबल है। उस फाइल को आप कॉपी कर लो। इस फाइल में बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि तीनों एपीआई सर्वर के आईपी 201.6443, इसका पोर्ट नंबर एपीआई का, 202 ये पोर्ट नंबर एपीआई का। ये बूटस्ट्रैप नोड को आगे चल के मैं निकाल दूंगा, देखना। ये बूटस्ट्रैप नोड बस इंस्टॉलेशन तक मैं इस फाइल में रखूंगा। जैसे सेटअप मेरा बन जाएगा ना, तो बाद में एच ए प्रॉक्सी सर्वर से बोल दूंगा, मैं एच ए प्रॉक्सी इस मशीन को रेफर मत करो, तीनों एपीआई सर्वर मेरे यहाँ चल रहे हैं। ठीक है। इस एच ए प्रॉक्सी सीएफजी फाइल में एक चेंज करना पड़ेगा आपको दोस्तों, क्या, ओसीपी में एक सर्विस है राउटर नोड। वो राउटर नोड जिस नोड के ऊपर चलेगा ना, तो बताना पड़ता है कि हमारा इनग्रेस सर्विस किस नोड पर चल रहा है। तो मेरे पास अभी वर्कर नोड अलग से है नहीं, राउटर नोड मेरे पास अलग से अभी है नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ जानबूझ के, जो मेरा मास्टर नोड है वही मेरे लिए क्या बनेंगे, राउटर नोड। तो तीनों मास्टर नोड की आईपी डाल दे रहा हूँ कि राउटर की सर्विस को किसी भी नोड पे डिप्लॉय कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ज़्यादा नोड नहीं है अभी, दैट्स वाई। बट प्रोडक्शन में यहाँ आईपी किसका आएगा, जिस नोड के ऊपर हमारा राउटर नोड चलता है। आगे जब मैं राउटर पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। अभी इतना चेंज आपको फाइल में करके चलना है बस, आपको स्टार्टिंग में। और एच ए प्रॉक्सी सर्विस को स्टार्ट कर देना है। सर्विस को स्टार्ट करने से पहले बता रहा है कि एपीआई का पोर्ट नंबर, ईटीसीडी का पोर्ट नंबर, ये सब पोर्ट नंबर पहले एच ए प्रॉक्सी के फायरवॉल में ऐड कर दो, और एच ए प्रॉक्सी की सर्विस को स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। डीएनएस की नीड हमको अभी है नहीं, ये बाद में कर लेंगे, इसको मैंने स्किप कर दिया। नाउ जनरेट दी इंस्टॉलेशन फाइल। अब ओसीपी की इंस्टॉलेशन फाइल आपको जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये काम करने से पहले एक काम करना, मेरे सिस्टम का टाइम स्टैम्प क्या आ रहा है ये एक बार चेक कर लेना। ये सिस्टम आईएसटी जोन में है। सभी मशीन का टाइम जोन सेम होना चाहिए, सर्विस नोड का, बूटस्ट्रैप नोड का, मास्टर वन, मास्टर टू, मास्टर थ्री। आर एच सी ओ एस का जो बाय डिफॉल्ट टाइम जोन है वो यूटीसी होता है दोस्तों। कोर ओएस जो डालूंगा मैं सिस्टम के अंदर, वो यूटीसी टाइम जोन पकड़ता है अपने आप। अब या तो मैं क्या करूं, उसका टाइम जोन चेंज करूं एनटीपी के थ्रू, वो भी एक तरीका, टेक्निक है। या मैं एक काम कर लेता हूँ, सबका टाइम जोन रखता हूँ यूटीसी, फिर सबको सेम में रखना यूटीसी में आप लोग। तो जो मेरा सर्विस नोड है ना, ये आईएसटी में चल रहा है अभी, तो बाकी के मशीन रहेंगे यूटीसी में, और बैकएंड में ओसीपी सर्टिफिकेट साइन करता है सर्विस के लिए। तो प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर ओसीपी प्रॉपर सेटअप हो नहीं पाएगा, फिर सर्टिफिकेट लैग करेगा। तो एक काम कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, इग्निशियन फाइल बिल्डअप करने से पहले इसका टाइम जोन चेंज कर लेता हूँ मैं। टाइम जोन चेंज आईएसटी टू यूटीसी लिनक्स। यूटीसी किस में आता है, हाँ दोस्तों, मालूम है किसी को। यूटीसी के लिए मैं क्या करूँ, फिर एक कमांड होता है,
एक सेकंड में कमांड ढूंढ के अभी रन कर रहा हूँ जल्दी से। मेरे सिस्टम में ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट आप लोग के में सब सेम टाइम जोन आ रहा है अगर, तो ये सब नहीं करना है आप लोग। अभी मैंने क्या कर लिया है, यूटीसी विंडो सेट कर लिया, ठीक है। डेट कमांड का आउटपुट यूटीसी माना स्टार्ट हो गया। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, आगे वाले स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। बोला एक पहले काम करो, सर्विस नोड के ऊपर की बिल्डअप करो एस एस एच कीजन कमांड से। ये की आगे चल के मैं यूज करने वाला हूँ। पब्लिक की मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप नोड में और अपने मास्टर नोड में कॉपी करूंगा। क्योंकि आर एस सी यू एस जो कोर ओएस होता है ना, इसका मेरे पास कोई लॉगिन नेम नहीं है। लॉगिन नेम तो होता है, कोई डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं लॉगिन करने के लिए। मैं इसी पब्लिक की से उन सिस्टम को लॉगिन करूंगा दोस्तों। तो मैं सर्विस नोड के ऊपर एक काम करता हूँ जल्दी से पहले, एस एस एच कीजन कमांड से आई एम जनरेटिंग प्राइवेट पब्लिक की पेयर। ठीक है, ये सब अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है, सेम स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस पब्लिक की को मैं ट्रांसफर कर दूंगा नोड्स के ऊपर, और इस प्राइवेट की से मैं एस एस एच के थ्रू लॉगिन करूंगा, देखना नेक्स्ट टाइम। चलो, उसके बाद बोल रहा है कि एक इग्निशियन फाइल बनती है, उनको अलग फोल्डर में रखो। एक अलग से फोल्डर बिल्डअप कर लो पहले सेपरेट, और उस फोल्डर के अंदर जाके एक इंस्टॉल हाइपन कॉन्फिग डॉट वाई एम एल फाइल बनती है ओसीपी की। वो फाइल का सैंपल पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास, जो मैंने रेपो क्लोन किया था ना। एक रेपो मैंने क्लोन किया था, याद करो, इंस्टॉल हाइपन, हाँ OCP4। इसमें एक फाइल पड़ी है इंस्टॉल डॉट कॉन्फिग डॉट यामल फाइल। ये फाइल यहाँ से मैंने कॉपी कर ली। इस फाइल में है क्या, ये फाइल मेरे OCP क्लस्टर को रेडी करेगा दोस्त। पूछ रहा है जो OCP डॉट लैन नेटवर्क में 3 मास्टर नोड का क्लस्टर यू आर गोइंग टू रेडी, क्लस्टर का नाम आपने ये रखा हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें आपसे आपको देना पड़ता है कंपनी में। बता रहा है कि मेरा जो क्लस्टर बनेगा ना, उस क्लस्टर में एक वर्चुअल स्विच बनेगी जो मेरे कंटेनर्स को, वर्चुअल मशीन को आईपी देगी। जो नेटवर्क का पार्ट है तब बात करूंगा, अभी ये मान लो तुम, ये वो रेंज है जो मेरे हर एक नोड पे डिप्लॉय होगा, जो मेरी वर्चुअल मशीन को आईपी देगा। ओ सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्विच का पार्ट है एक्चुअल में ये। ठीक है, और उन वर्चुअल मशीन को मुझे कभी इंटरनेट पे एक्सपोज करना पड़ेगा, तो मुझे एक सर्विस आईपी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं BIP, बैलेंसर आईपी, प्रॉक्सी आईपी, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो प्रॉक्सी आईपी की रेंज है 170 to 30, और जो मेरे VMs की आईपी की रेंज है, या मेरे पॉड की जो आईपी बनेंगी आगे चल के, अभी पॉड बोलो या VM बोलो अभी तो आप लोग, वो 10.128 की रेंज का होगा। तो इसमें 3 नेटवर्क हो गए। मेरे जो अंडरले नेटवर्क्स हैं 190 to 168 की रेंज के, जो मेरे नोड्स की आईपी है। जो मेरे पॉड का आईपी है वो 10.128 की रेंज का है, और जो मेरे प्रॉक्सी का आईपी है वो 172 की रेंज का है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये सेटअप क्लस्टर किस टोकन से, किस सीक्रेट से आपको करना रजिस्टर्ड। ये सीक्रेट फाइल तुमको याद करो, मैंने एक क्लस्टर अपना मैंने अकाउंट लॉगिन करके साइड में रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी। ये पुल सीक्रेट यहाँ से आपको कॉपी करके लेके आना पड़ेगा। ये काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ आपको पब्लिक की, अपने सिस्टम की पब्लिक की, ये पब्लिक की के सिग्नेचर मैंने यहाँ से कॉपी किए, और यहाँ इसको मैंने पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। और इस फाइल में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब इसको इग्निशियल फाइल में इंटीग्रेट कर देना है बस। किस कमांड से, एक कमांड है ओपन शिफ्ट इंस्टॉल क्रिएट मैनिफेस्ट डायरेक्टरी। ओपन शिफ्ट के इंस्टॉलेशन की मैनिफेस्ट बिल्डअप कर दो।
तो ये मैनिफेस्ट किस कमांड से बिल्डअप होते हैं, वो कमांड मेरे पास अभी है नहीं, वो कमांड इसके अंदर रखी हुई है। तो पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस बाइनरी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक कमांड है, ओपन शिफ्ट हाइफन इंस्टॉल। ठीक है दोस्तों। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको सेम स्टेप याद करना पड़ेगा। इग्निशियन फाइल बिल्डअप नहीं हो पाई। हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ है, ओपन शिफ्ट के नए वर्जन में अभी कंटेनर की जो स्विच है ना, उसका टाइप चेंज हो गया है। 4.14 से पहले जो वर्जन था ना, वो ओपन शिफ्ट एच था। वर्चुअल स्विच का नाम था ओपन शिफ्ट एच। अभी उसका नाम हो गया ओवीएन। ओवीएस से ओवीएन आ गया बेसिकली। तो एक गलती मेरे से क्या हो गई है उस फाइल में, मैं बता रहा हूँ कि हर एक नोड पर ओपन शिफ्ट एच स्विच डिप्लॉय मत करना, ओवीएन डिप्लॉय करना बेसिकली, बस। तो उस फोल्डर के अंदर मैनिफेस्ट बिल्डअप हो गई। मैनिफेस्ट बिल्डअप होने के बाद अब आई नीड टू कॉन्फ़िगर इग्निशन फाइल। राइट। अब बता रहे सभी फाइल को डाउनलोडिंग के लिए HTML में कॉपी कर दो। अपाचे की जो डायरेक्टरी होती है वो ये होती है जहाँ से हम डाउनलोडिंग करते हैं फाइल्स। तो मैंने HTML में फोल्डर बनाया और सभी फाइल को यहाँ से कॉपी कर दिया डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर। बोला एक काम और करो, कोर ओएस की इमेज भी लेके आओ। आगे चल के जो मेरी मशीन्स में बूट करूंगा, बूट स्ट्रैप नोड वगैरह, वो इस पाथ में से इमेज को डाउनलोडिंग करेगा अपने लिए। तो कोर ओएस की जो इमेज है वो कहाँ से मिलेगी आपको, वो भी आपको यहीं से मिलेगी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कोर ओएस की जो इमेज होती है, .iso फाइल नहीं चाहिए मुझे अभी, मुझे टार फाइल चाहिए इसके लिए। तो 4.16 वर्जन की टार फाइल, ठीक है, लेटेस्ट टार फाइल यहाँ से मैंने पुल कर ली। बेयर मेटल के लिए ये देखो, बेयर मेटल सिस्टम में कोर ओएस का इंस्टॉलेशन इस फाइल से होता है। तो ये यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको डुप्लीकेट कर लिया। ये डाउनलोडिंग होगा, अराउंड 1 GB के आसपास का साइज है इसका। तो मीन मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कोरवेस की जो आईएसओ जो बेयर मेटल फाइल है, वो यहाँ से मैंने मूव कर दिया किसके अंदर, बेयर के अंदर। OCP4 नाम का एक फोल्डर मैंने अलग से बना दिया है और इसको रिनेम कर दिया, मैंने शॉर्ट नेम दे दिया है। अब एक बार इसके ऐसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट मुझे करने पड़ेंगे रिस्टोर। तो यहाँ से मैंने इस कमांड से ऐसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट कर दिया रिस्टोर। फाइनली सर्विस नोड रेडी हो गया मेरा, अब मैं अपना इंस्टॉलेशन ट्रिगर कर सकता हूँ। इंस्टॉलेशन ट्रिगर करने से पहले इन सभी मशीन को एक काम करना पड़ेगा आपको। VMware में बग है थोड़ा सा, ये काम प्रोडक्शन में नहीं करना पड़ता। इन सभी मशीन की BMX फाइल में जाके एक काम करना पड़ेगा आपको। वो काम प्रोडक्शन में नहीं करना कभी भी, वहाँ नीड नहीं है इसकी। इन सभी फाइल की BMX फाइल में एक पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा। ये BMX फाइल है इसकी। वो पैरामीटर क्या होता है, मैं गूगल से निकाल के दे देता हूँ आपको। हाँ, ये एक पैरामीटर होता है एक्चुअल VMware के लिए। ये पैरामीटर आप एक काम करना जल्दी से, सभी वर्चुअल मशीन की मैनिफेस्ट में डाल देना और इसको ट्रू कर देना ऐसे। एक, दो,
ये भी लर्निंग स्टेज से बस, इसमें यहाँ काम में आ रहा है पैरामीटर, प्रोडक्शन में काम में नहीं आएगा। ठीक। अब फाइनली नाउ वी कैन स्टार्ट इंस्टॉलेशन। अब मैं पहले बूट स्ट्रैप नोड को बूट कर रहा हूँ पहले आईएसओ से। जो कोर ओएस की इमेज है ना मेरे पास, डाउनलोडिंग फोल्डर में पड़ी है, ये पड़ी RSCOS। ठीक है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन भी मेरे पास है RSCOS का लाइव। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको बूट कर दिया, बूट स्ट्रैप नोड को बूट कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ से इस बूट स्ट्रैप नोड को बूट कर, CP1 को बूट कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ से क्या किया, CP2 को, इसी तरह मैंने CP3 को बूट कर दिया। तीनों VM को बूट कर दिया मैंने। ये टेम्परेरी ओएस है पहले ना, अभी ये परमानेंट राइट नहीं हुआ इसके अंदर। ये बूटेबल फाइल है, कोर ओएस तो मैं राइट करूंगा अभी, डाउनलोडिंग करूंगा कहाँ से, सर्विस नोड से, देखना। तो तीनों सिस्टम मेरे बूट हो गए। सबको आईपी मिल गया अपना, देखो 200 मिल गया इसको DHCP से, इसको 201 मिल गया होगा DHCP से, इसको 202, और इसको 203। इसको आईपी नहीं मिला, आई थिंक ऐसा क्यों हुआ। इसका मैक एड्रेस मैंने गलती कर दी क्या। एक बार मैं पावर ऑफ करके इसको, इसका मैक एड्रेस वेरीफाई कर लेता हूँ करेक्ट है कि नहीं। DHCP की फाइल में गया, ETC DHCP, सिस्टम CTL रीस्टार्ट DHCPD, और फिर से मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ। 201, 202, 203 आईपी आ गया। नाउ सबसे पहले बूटस्ट्रैप नोड की सर्विस को मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। एक कमांड है, कोर ओएस इंस्टॉल, डिस्क का नाम है डेव SDA। बताओ इसकी कोर ओएस की फाइल सिस्टम में कहाँ रखी हुई है। तो बता रहा हूँ कि मेरा डाउनलोडिंग सर्वर है, उसमें एक OCP नाम का फोल्डर होगा, उसमें से आपको RSCOS कोर ओएस को उठा के लेके आना है। ये मैं अपने सर्विस नोड का आईपी दे रहा हूँ, उसमें एक मैंने इमेज शेयर की थी, याद करो। और उसी मशीन में मेरी इग्निशन फाइल पड़ी हुई है, उसी मशीन के अंदर मेरी इग्निशन फाइल पड़ी हुई है, सेम पाथ में OCP4 के अंदर bootstrap.ign नाम की एक फाइल पड़ी है उसके अंदर, जो मेरे बूटस्ट्रैप नोड को तैयार करेगी। मेरे पास का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इनसिक्योर मोड में कम्युनिकेशन लेना है दोनों चीज़ों में। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी देखो। ऐसे ही मुझे जाना है सर्विस नोड, इस पे सर्विस नोड, मास्टर नोड 1 पर, सॉरी, कोर ओएस इंस्टॉल, जिसका नाम है डेव SDA -U, कोर ओएस। यहाँ मैंने बूटस्ट्रैप किया है ना पुल। हाँ दोस्तों, मैंने बूटस्ट्रैप लिखा था ना। हाँ। और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा master.ign, ये चेंज है। master.ign। ठीक है। और सेम वर्कर, मास्टर नोड 1 पे, 2 पे जा रहा हूँ मैं अब। कोर ओएस इंस्टॉल, डेव SDA, OCP4,
मास्टर डॉट आई जी एन। ऐसे ही कोर ओएस इंस्टॉल -u कोर ओएस और इग्निशन फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप नोड को रिबूट करना। अब बूटस्ट्रैप नोड पहले टेम्पररी क्लस्टर लॉन्च करेगा, फिर तीनों नोड के अंदर सर्विस को पुश करेगा। ठीक है। फिर धीमे धीमे तीनों नोड को रीस्टार्ट कर देना। अब ओसीपी क्लस्टर का बूटस्ट्रैप नोड बनना स्टार्ट हो गया, देखो। तीनों नोड में ऑपरेटिंग सिस्टम राइट हो गया, कोर ओएस की इमेज राइट होगी परमानेंट। अब तीनों नोड को रीस्टार्ट कर दो एक बार। देखो यहाँ भी टाइम जो है ना यूटीसी आ रहा है, जानबूझ के, इसलिए मैंने सर्विस का टाइम जोन सर्विस नोड पे यूटीसी कर दिया था। अब यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर दो, तीनों नोड को रीस्टार्ट कर दो। सेटअप डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया। अब मैं लॉगिन करके जा रहा हूँ पहले किसके ऊपर, सर्विस नोड के, सॉरी, बूटस्ट्रैप नोड के ऊपर। कोर नाम का यूजर नेम होता है, कोर ओएस का यूजर नेम क्या है पूछे आपसे इंटरव्यू में, तो कोर नाम का यूजर नेम होता है। पासवर्ड देने की नीड नहीं है, क्योंकि पब्लिक की कॉपी हो चुकी है सबके अंदर। बस यस करना है। और ये मैं सर्विस नोड पे आ गया। अब बूटस्ट्रैप नोड डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर, इस कमांड से पहले मालूम कर लो आप लोग। इस कमांड में कोई भी एरर आपको नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स आपका बूटस्ट्रैप नोड प्रॉपर तैयार हो गया। रेंडरिंग इनग्रेस ऑपरेटर बता रहा है कि मैं अब ओसीपी की सर्विसेज को डिप्लॉय कर रहा हूँ। सभी नोड को सेटअप करके आ रहा हूँ जल्दी से। ठीक है। यानी मेरा बूटस्ट्रैप नोड अभी क्लस्टर रेडी करने में काम कर रहा है बैकएंड में। ठीक है। तो ये अभी अराउंड 10 से 15 मिनट लेगा मास्टर नोड की सर्विस को सेटअप करने में। और इनग्रेस कंट्रोलर प्रोमेथियस सबको डालेगा, तो 15 से 20 मिनट बाद मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा। फिर बात करते हैं। मीन वाइल ओसीपी में काम करने के दो मोड होते हैं, जीयूआई और कमांड लाइन। तो ग्राफिकल ओसी में लॉगिन करेंगे उससे पहले कमांड चाहिए हमको ओसीपी के लिए। तो कमांड का नाम ओसी होता है। वो कमांड मेरे पास अभी है नहीं। तो सर्विस नोड पर पहले मुझे ओसी कमांड चाहिए बात करने के लिए एपीआई से। तो ओसी कमांड कहाँ से मिलेगा आपको, जहाँ से बाइनरी। आपने, हाँ, इसी पाथ में से आपको क्या मिल जाएगा, इसी पाथ में से आपको ओसी कमांड मिल जाएगा दोस्तों। किसी भी वर्जन की ओसी कमांड उठा लेना, वो मैटर नहीं करता आपके लिए कुछ भी ऐसा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, किसी भी वर्जन की ओसी कमांड उठा ली यहाँ से। सपोज 4.14 वर्जन की ओसी कमांड उठा लिया यहाँ से। क्लाइंट यूटिलिटी जो होती है ना, इसमें इसमें ओसी कमांड अवेलेबल है। इस क्लाइंट यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट करो। तो इसमें क्या मिल गया हमको, ओसी कमांड मिल गया। इस ओसी कमांड को यहाँ से मैं उठा के मैंने कॉपी कर दिया यूएसआर लोकल बिन के अंदर।
अब मैं यहाँ से बैठ के देखना मशीन क्लस्टर में कितना नोड चल रहा है। मैं लॉगिन नहीं हूँ अभी तो एपीआई के अंदर, मैं लॉगिन करूंगा जब मेरा एपीआई रेडी हो जाएगा तो। ओसी गेट नोड, ओसी गेट पॉड, ओसी गेट वीएम, सर्विस नोड से बैठ के मैं पूरा क्लस्टर मैनेज करूंगा। ये सर्विस नोड मेरे लिए एक ना बेसन नोड वाला काम ही कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्त। सर ओसीपी के लॉगिन नेम कहाँ से मिलेंगे आपको? तो आपको पता नहीं चला, ये ओसीपी का डिफॉल्ट पासवर्ड है। ये मेरे ओसीपी क्लस्टर का लॉगिन नेम पासवर्ड है जो मुझे बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। बाद में वी कैन कॉन्फ़िगर यूजर, वो बात की बात है अभी। बट ओसीपी का सुपर यूजर होता है क्यूब एडमिन। क्या होता है? हाँ दोस्त। तो एपीआई में लॉगिन करके दिखाऊंगा प्रॉपर, मैं थोड़ा क्लस्टर रेडी होने दो पहले, फिर बात करेंगे हम लोग। ठीक है। मैं यहाँ हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूँ। एपीआई में लॉगिन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो पासवर्ड बेस्ड और एक सर्टिफिकेट बेस्ड। एक तो पासवर्ड बेस्ड और एक सर्टिफिकेट बेस्ड। जिसको पासवर्ड से जाना है, पासवर्ड यहाँ रखा हुआ है आपका, ये रखा हुआ। उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बिल्डअप हुआ था ऑथ नाम का। ये तुम्हारे क्यूब एडमिन नाम का जो सुपर अकाउंट होता है ओसीपी का, उसका ये पासवर्ड है। और जिसको सर्टिफिकेट से लॉगिन करना है, ये वो फाइल है क्यूब कॉन्फिग। होपफुली क्यूबनिटी आपने पढ़ा हुआ है मेरे से, तो आपको मालूम होता है कि सर्टिफिकेट कंसेप्ट वहीं से कैरी किया गया है। यस कि नो दोस्तों? यानी किसी कमांड यस को सर। रन करते टाइम पर मैं बार बार ये लिख दूंगा अगर कि मुझे एपीआई आपसे बात करना है सर्टिफिकेट के ऊपर, और सर्टिफिकेट फाइल का नाम मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, तो नोड क्या हो गया, आना स्टार्ट हो गई ना। अभी नोड 2 नहीं आया, अब वो भी ऐड हो रहा है बैकएंड में। सर मैं बार बार ऐसे लॉगिन नहीं कर सकता एपीआई में, ये फाइल का नाम मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो क्या तरीका है फिर? इस फाइल को तुम परमानेंट क्या करो दोस्तों, बोलो, कौन बताएगा? क्यूब कॉन्फ़िग में डाल दीजिए। एक्सपोर्ट राइट। कर एक्सपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर लो या तो, या ये क्यूबनिटी की नॉलेज आपको पहले से है, अब मुझे बार बार ऑथेंटिकेशन देने की नीड नहीं पड़ेगी। पासवर्ड से लॉगिन करना है तो थोड़ा वेट करो, एपीआई का जो आईपी है ना, मैं उसके ऊपर पासवर्ड से लॉगिन करके दिखाऊंगा, ग्राफिकल लॉगिन करके दिखाऊंगा, वो सब करके आगे देखेंगे हम लोग। अभी मेरे पास नोड रेडी हो रहे हैं, दो नोड क्लस्टर में आना स्टार्ट हो गए, CP1 CP2। CP3 क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा वेट करते हैं। CP3 में कुछ तो एरर हो गया है, नहीं। हाँ काफ़ी एरर्स दिखा रहा है, ये क्या रीजन है इसका? जबकि इनमें कोई एरर नहीं है दोस्तों। CP3 मेरा नोड फट गया क्या? आउट ऑफ मेमोरी, मैंने इसको रैम कितना दिया था? ओ नो, मेरे से क्या हुआ है? भाई मेरे से मिस्टेक पता क्या हुई थी है? हाँ, रैम का एमबी एमबी में दे दिया मैंने था उसको ना शायद। 700 MB रैम दे दिया था यार। अभी दोबारा से क्लस्टर ज्वाइन करेगा, फिर ना टाइम लेगा, अभी फिर से वेट करना पड़ेगा मुझे। वैसे 3 नोड में से 2 नोड भी अलाइव हो जाते हैं तब भी क्लस्टर रेडी हो जाता है, ये आपको मालूम होगा ना। हाँ दोस्तों। थोड़ा वेट करते हैं उसके आप आने का। राइट, सो फाइनली ओसीबी का कंसोल अप आ गया, ओसी गेट पॉड, कंसोल अप आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अपना बूट स्टेप नोड यहाँ से शट डाउन कर सकते हो। बूट स्टेप नोड को यहाँ से मैं शट डाउन कर दे रहा हूँ।
अब इसका मुझे काम नहीं है। दैट्स इट। बूटस्ट्रैप नोड चला गया, और बूटस्ट्रैप नोड की जो आईपी है ना, वो एच ए प्रॉक्सी की फाइल से मैं निकाल दे रहा हूँ। और सिस्टम सी टी एल रीस्टार्ट एच ए प्रॉक्सी। ठीक है, ये मेरे ओसीपी का जीयूआई कंसोल है। ये मेरे ओसीपी का जीयूआई कंसोल है। अब मैं इस कंसोल को लॉगिन कर लेता हूँ सर्विस नोड से। जो मेरा सर्विस नोड है ना, उसमें ग्राफिकल इंस्टॉल्ड है पहले से। सर्विस नोड हैंग हो गया, क्या हो गया यार? सर्विस नोड को रैम मैंने काफ़ी कम दिया था। नहीं, 4 GB रैम दिया था यार। चल गया। नाउ अब मैं ओसीपी का कंसोल यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। कंसोल कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो थोड़ा सा ओसीपी आपने पहले पढ़ा होगा, वरना मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा बाद में। अभी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं इसको जल्दी से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। एडवांस पे जाओ, एक्सेप्ट एंड रिस्क। ये ओसीपी का कंसोल आ गया। इसका यूजर नेम क्यूब एडमिन है, और इसका जो पासवर्ड है आपको पता होगा, मैंने एक बात आपसे बोली थी अभी, कि पासवर्ड यहाँ रखा हुआ है इसका, क्यूब एडमिन पासवर्ड। ये पासवर्ड यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ प्लेस कर दिया। सो फाइनली दिस इज कॉल ओसीपी इंस्टॉलेशन ऑफ वेयर मेटल। ये मेरा ओसीपी का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। कंप्यूट नोड पे गया, ये मेरे पास 3 नोड यहाँ आना स्टार्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कल, इन द कमिंग चैप्टर्स वी विल स्टार्ट ओपन सी वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेटर डालेंगे इसके अंदर, सीडीआई, देन वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे कल से हम लोग, वो सब करके इसके बाद देखेंगे पूरा। थैंक यू। सर ये थोड़ा यूआरएल दे भेजेंगे इस पे चैट पे, कौन सा जो यूआरएल? आपका गिटहब का, हाँ, वो जिससे भेजता आपने हूँ पूरा आपको मैं। डॉक्यूमेंट था ना।